वेलकम बैक टू सॉल्व बाय स्वाति। सो इम्यूनोलॉजी के लेक्चर सीरीज में हम इम्यून सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इम्यून सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस किया और इम्यूनोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करी। इस लेक्चर में हम ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती हैं और क्यों होती हैं और उनके पीछे रीजंस क्या है। तो आइए देखते हैं। अब हमें पहले बेसिक ये समझना होगा कि ऑटो इम्यूनिटी है क्या चीज़, किसे ऑटो इम्यूनिटी कहा जाए। हमें ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम की बात हो रही है और ऑटो मतलब सेल्फ। अब इम्यून सिस्टम अपने प्रति क्या कर रहा है, वो खुद के लिए क्या रिएक्शन कर रहा है जिसकी वजह से ये डिजीज में कन्वर्ट हो जाती हैं और हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो हमें ऑटो इम्यूनिटी को हम समझेंगे और इसके कुछ बहुत ही वेल नोन एग्जांपल्स जो हैं डिजीज के, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज के, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी होती क्या है। हमारे जो इम्यून सिस्टम है, ये है हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, हम ये एक पर्सन है और इस पर्सन का यहाँ पर इम्यून सिस्टम है, राइट। यहाँ पर इस पर्सन का इम्यून सिस्टम यहाँ पर है। अब इस पर्सन के इम्यून सिस्टम में हमने इम्यून सेल्स के बारे में बात करी। इन डिटेल हमने इम्यून सेल्स को समझा, इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी को हमने समझा। तो इस पर्सन का ओवरऑल यहाँ पर डिफेंस जो होगा वो यहाँ पर इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी से ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट रखेगा। इसके दोनों इम्यूनिटी कंपोनेंट इस पर्सन को ओवरऑल डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। जो भी पैथोजन से इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं उसे यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अब क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम में जो भी हमारी इम्यून सेल्स होती है, चाहे वो न्यूट्रोफिल्स हो गए, चाहे वो बी सेल, टी सेल, जो भी इम्यून सिस्टम सेल्स होती हैं, वो यहाँ पे क्या करती है, हमारे सेल्फ एंटीजन को अच्छे से पहचानती है। हमारे सेल्फ एंटीजन को पहचानती हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हर पर्सन का अपना इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम हमारे अंदर काम कर रहा है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इम्यून सिस्टम, तो वो हमारा जो पर्टिकुलर हमारा इम्यून सिस्टम है, वो हमें हमारे जितने भी यहाँ पर एंटीजन्स होगा, हमारे बॉडी के जितने भी प्रोटीन्स है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स है, हमारा इम्यून सिस्टम उसे पहचानता है कि ये अपना है। ठीक है, अपना मतलब यहाँ पर सेल्फ, अपना मतलब सेल्फ। और मान लो कोई बाहर से पैथोजन आया, कोई बाहर से एंटीजन आया जो किसी अदर पर्सन का हो, ब्लड ग्रुप के थ्रू हो, किसी ऑर्गन के थ्रू हो, या फिर कोई और प्रकार का डिफरेंट एंटीजन। ये डिफरेंट एंटीजन्स हमारे सेल्फ इम्यून सिस्टम के लिए ये होंगे फॉरेन, मतलब ये हमारा नहीं है। अब हमारा इम्यून सिस्टम इसे पहचानता है, अपने को और फॉरेन को, मतलब जो पराया है, बाहर से आया हुआ है, उसे हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है। और हमारा इम्यून सिस्टम अपने सिस्टम पर अटैक नहीं करता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर भी एंटीजन से, प्रोटीन से, बहुत सारे स्ट्रक्चर से, ऑर्गन से, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उस पर अटैक नहीं करता है। हमारा इम्यून सिस्टम भली बात ही जानता है कि ये हमारा है, अपना है, और इसे खत्म नहीं करना है। नहीं, इसे तो हम बचाने के लिए काम कर रहे हैं, इसका तो हमें प्रोटेक्शन करना है। जो बाहर से आ रहा है, हमें उसके अगेंस्ट फाइट करना है। ठीक है, ये हमारी इम्यूनिटी है। लेकिन ऑटो इम्यूनिटी के केस में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्फ एंटीजन्स, हमारे ही ऑर्गन्स, हमारे ही टिश्यू को डैमेज करने लग जाता है। मतलब कि यहाँ पर अब पहचानने की जो प्रॉपर्टी है इम्यून सिस्टम की, वो खत्म हो चुकी है। अब इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पा रहा है कि अपना और बाहर का कौन सा है, तो वो अपने को भी बाहर का समझकर अटैक करने लग जाता है। और यही इम्यूनि ऑटो इम्यूनिटी कहलाती है। मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो अपने ही ऑर्गन्स, अपने ही सेल्स, अपने ही एंटीजन्स के अगेंस्ट काम करने लग जाता है और अपने ही सेल्स टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। यही होता है ऑटो इम्यूनिटी। जैसे कि यहाँ पर दो इमोजी के थ्रू मैं समझाना चाहूंगी कि ये जो स्माइली इमोजी है, ये कब है, जब हमारे इम्यून सेल्स जो है, हमारी जो इम्यून सेल्स है, वो खुश है। वो कब खुश है, जब वो अपने सेल्फ एंटीजन को पहचान पा रही है, वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रही है कि ये अपना है, ये बाहर से आया हुआ है। जब ये दोनों को डिस्क्रिमिनेट कर पा रही है और बेटरली अपने ऊपर रिएक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो वो हैप्पीली खुश है।
लेकिन यहाँ पर जो इम्यून सेल्स है, अब वो अपने और बाहर से आए हुए एंटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रही है और अपने वाले पर अटैक कर दे रही है। ये हमारा ऑटो इम्यूनिटी हुआ और इसकी वजह से हमें हो जाती है बहुत सारी डिजीज। और ऑटो इम्यून डिजीज ऐसा डिसऑर्डर्स, ऐसे डिजीजेस होते हैं जिनका ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट है, जिसका ट्रीटमेंट, जिसका मेडिसिन बहुत ही डिफ़िकल्ट है बनाना, समझना, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो सेल्स है वो अब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रही है। हमारे इम्यून सिस्टम अपने और फॉरेन में यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है। अब इम्यून सिस्टम है, जब बाहर से कोई भी आया एंटीजन, पैथोजन वगैरह, तो वो एक्टिवली उसे बॉडी से हटाने का काम करेगी, ठीक है, तभी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड हो रही है। यहाँ पर इम्यून सेल्स जो है और ऑटो इम्यूनिटी में हमारे ही सेल्स, हमारे ही टिश्यू ऑर्गन्स पे क्या किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है और उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जैसे हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स की बात करेंगे, तो मेनली जो हमारे ऑटो इम्यूनिटी में जो सेल्स काम कर रही हैं, वो यहाँ पर टी सेल एंड बी सेल्स। टी सेल और बी सेल मेनली यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ऑटो इम्यूनिटी, मतलब हमें यहाँ पर जो ऑटो इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप हो रही है, जो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे फेल हो रहा है, वो यहाँ पर मेन टी और पी सेल्स काम कर रही है। यहाँ पर प्लस दूसरा, धीरे धीरे ऑटो इम्यूनिटी जैसे जैसे हमारे अंदर बढ़ती जाती है, तो इनेट के जो कंपोनेंट्स है, इनेट की जो सेल्स हैं और एडेप्टिव, ये दोनों ही मिलकर यहाँ ओवरऑल अपने सिस्टम को क्या करने लग जाते हैं, डैमेज करने लग जाते हैं। और ये डैमेज हमारे सेल्स, ये जो डैमेज कॉज कर रहे हैं ऑटो इम्यूनिटी में, ये जो डैमेज है वो यहाँ पर हमारे सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं, टिश्यू को डैमेज कर रहे हैं ऑटो इम्यूनिटी के केस में। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जब क्योंकि टिश्यू डैमेज हो जाएगा तो टिश्यू अपना क्या करेगा, परफॉर्म, जो अपना काम है वो काम नहीं कर पाएगा। तो यही ऑटो इम्यूनिटी है। सिंपल सा लैंग्वेज में, जो इम्यून सेल्स है वो हमारे जो भी एंटीजेंस है अब उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रही हैं और अपने ही एंटीजेंस पर अटैक कर दे रही हैं, अपने ही ऑर्गन्स को टारगेट कर रही हैं और इम्यून रिएक्शंस के थ्रू उन्हें क्या कर रही है, डैमेज कर रही है, जो हमारे लिए क्या है, डेंजरस है, राइट। यही हमारा ऑटो इम्यूनिटी है। अब हम इसके जब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ऑटो इम्यूनिटी का हम एक वेल नोन एग्जांपल को यहाँ डिस्कस करते हैं। ये है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के बारे में हम कॉमनली सबने सुना होता है। हमारे घर में भी जो एल्डर पर्सन्स होते हैं, जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उन्हें क्या होता है, बोन रिलेटेड इशू होने लग जाते हैं। बोन रिलेटेड इशू क्यों होते हैं, उन्हें अर्थराइटिस की शिकायत हो जाती है, जिससे कि उन्हें पेन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्यों होती है, एक्चुअली रिमेटोइडिस अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है, राइट। एक ऑटोइम्यून डिजीज है। सिस्टेमिक का मतलब है कि ये यहाँ पर, मतलब मान लो ये पूरे बॉडी में हमें नहीं दिखेगा, स्पेसिफिक मान लो किसी बोन में या फिर जो भी ज़्यादा बोन वाले पार्ट में हमें दिखता है। यहाँ पे क्या होता है, और ये लाइफ में एल्डर एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं, रिमोटोइडिस अर्थराइटिस के केस में, मान लो हम यहाँ पर एक जॉइंट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जॉइंट्स में क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। प्रोटीन एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं और इन प्रोटीन्स एंटीजन वैसे तो नॉर्मली ये हमारे अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, इनका स्पेसिफिक काम होता है। लेकिन जब ऑटो इम्यूनिटी इनके अगेंस्ट ऑटो इम्यून सिस्टम अटैक करने लग जाता है, तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो बी सेल्स होती हैं, इम्यून सेल्स जो होती है बी सेल, वो इन प्रोटीन एंटीजेंस के अगेंस्ट, ठीक है, इन प्रोटीन के अगेंस्ट यहाँ पे क्या करने लग जाती है, एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है। ये बी सेल्स को एंटीबॉडीज पैथोजन के अगेंस्ट बनानी थी, लेकिन यहाँ पर ये अपने ही प्रोटीन एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग गई और यहाँ पे क्या करने लग गई, जो भी यहाँ के टिश्यूज है उसे डैमेज करने लग गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिससे कि हमारे जो जॉइंट्स है, उन जॉइंट्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होने लग जाएंगे, ठीक है। जो जॉइंट्स की बोन है वो धीरे धीरे पोरस होने लग जाएगी, यहाँ पे पोरस आ जाएगी, ठीक है, छेद होने लग जाएंगे बोन्स में, बोन वीक हो जाएगी और हमें चलने में दिक्कत होगी और यहाँ पे हमें पेन भी फील होगा, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे इस इम्यून रिएक्शंस की वजह से हो रही हैं और ये इम्यून सेल्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे एंटीजेंस पे क्या कर रही है, अटैक कर रही है, एंटीबॉडीज बना रही हैं और यहाँ पे एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करने का काम किया जा रहा है। और यही रिमेटोइडिस अर्थराइटिस में होता है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है। मतलब हमारा जो इम्यून सेल्स है यहाँ पर वो पहचान नहीं पा रहा है और अपने एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, ठीक है। तो ये वेल नोन रिमेटोइडिस अर्थराइटिस का एक एग्जाम्पल हमने देखा और आगे हम
एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहाँ पर एक और वेल नोन ऑटो इम्यून डिजीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में क्या होता है, ये न्यूरोलॉजिक इम्यून ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो मतलब न्यूरॉन्स जो है हमारे नर्वस सिस्टम में, उन नर्वस सिस्टम में यहाँ पर ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। मतलब हमारा जो इम्यून सेल्स है वो हमारे नर्वस सिस्टम को टारगेट कर रहा है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर टी सेल्स क्या करती हैं, यहाँ पर ये रिएक्टिव हो जाती हैं हमारे जो न्यूरॉन्स है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, राइट, ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो यहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं, यहाँ के न्यूरॉन्स ये ब्रेन की सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स है न्यूरॉन जिसे हम कहते हैं। तो इन न्यूरॉन्स के अगेंस्ट यहाँ पर टी सेल्स क्या कर रही हैं, इन्हें डिस्ट्रक्ट करने में लगी हुई हैं। यहाँ पे जो न्यूरॉन्स के ऊपर हमें पता है ये माइलिन शीथ होती है, ठीक है, जो न्यूरॉन्स को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये यहाँ पे क्या होती है, माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ, ठीक है, जो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब टी सेल्स क्या करती हैं, टी सेल्स इन इस माइलिन शीथ को डिस्ट्रक्ट करने का काम करती है। जो ये जो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर, इसे यहाँ पर टी सेल्स टारगेट करने लग जाती है, ठीक है, इन्हें यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करने लग जाएगी। और जब न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्ट होगा तो हमारा फिर सेंट्रल सिस्टम क्या होगा, काम नहीं कर पाएगा। जो नर्व कंडक्शन का काम न्यूरॉन सेल्स करती हैं, हमारे ब्रेन से जो सिग्नल जाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर, वो सिग्नल क्या होंगे, अब यहाँ पर नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रेन से रिलेटेड, स्पाइनल कोड से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल मतलब डिसफंक्शनिंग देखने को मिलती है, क्योंकि जो है न्यूरॉन जो है वो डैमेज हो रहा है और बहुत सारे जो भी ब्रेन से रिलेटेड फंक्शनिंग है वो सब हमें यहाँ पे डिस्टर्ब देखने को मिलेगी। तो टी सेल्स जो है वो रिएक्टिव हो जा रही है, माइलिन शीथ को डिस्ट्रॉय कर रही है मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑटोइम्यून डिजीज के केस में। तो ये एक बहुत ही गंभीर तरह की बीमारी है और इसका कोई भी इलाज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम सोच सकते हैं कि जो ब्रेन की सेल्स है वो हाईली डिफरेंशिएटेड सेल होती है, इजिली डिवाइड नहीं करती। अगर एक बार हमें ब्रेन की सेल अगर हमारा डैमेज हो गया, एक्सीडेंट के केस में भी हमें क्यों हेलमेट पहनने को कहा जाता है, क्योंकि ब्रेन की सेल बहुत सेंसिटिव है और डैमेज हो गई तो यहाँ पर कोई भी ग्रोथ का कोई चांस नहीं है। अगर एक बार ग्रोथ हो गई तो ब्रेन का जो फंक्शनिंग है उन न्यूरॉन से रिलेटेड वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे पैरालिसिस, अल्जाइमर, बहुत सारी डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं। तो ये बहुत ही, क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड है तो ब्रेन पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, और जब फंक्शनिंग ही जब हेडमास्टर ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर बॉडी की फंक्शनिंग यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये ऑटोइम्यून डिजीज बहुत ही खतरनाक है। तीसरा वेल नोन एग्जाम्पल हम देखते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस एक अ, ये भी मतलब न्यूरो मस्कुलर जंक्शन से रिलेटेड यहाँ पर डिजीज है। ये क्या करेगी, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन से जब सिग्नल आते हैं मसल्स के पास, राइट, क्योंकि मसल्स ब्रेन से जब सिग्नल आते हैं मसल्स के पास, ब्रेन सिग्नल भेजता है मसल्स को, तभी हमारे क्या होता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है, मसल को कॉन्ट्रेक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, हम चल फिर पाते हैं, हमारा स्केलेटल सिस्टम काम करता है, राइट। अब इस ब्रेन से जो सिग्नल आ रहा है मसल्स तक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूरॉन यहाँ पर सिग्नल भेज रहा है, जो हमने पीछे न्यूरॉन बनाया है वही यहाँ पे सिग्नल भेजते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूरॉन का जो टर्मिनल पार्ट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे न्यूरॉन बनाऊं, तो न्यूरॉन का जो टर्मिनल पार्ट है, राइट, ये, ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन हो गया जो कि ब्रेन की सेल्स है। ये यहाँ पर सिग्नल भेजती है किसको, मसल्स को। ये हमारी मसल्स है, राइट, फॉर एग्जांपल मैंने रफली डायग्राम बनाया है, ये मसल्स है। अब यहाँ पे क्या होगा, मसल्स के पास यहाँ पे ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स केमिकल सिग्नल भेजते हैं। केमिकल सिग्नल भेजेंगे किसके थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर भेजे जा रहे हैं, राइट, यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर्स को सिग्नल के फॉर्म में भेजा जाता है, और यही न्यूरो क्या करते हैं, मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन का काम करवाते हैं। अब ये न्यूरो होता है कॉमनली यहाँ पर मसल कॉन्ट्रेक्शन में काम करता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एक वेल नोन मतलब बहुत कॉमनली हमारे बॉडी में न्यूरो की तरह काम करता है। अब ये न्यूरो यहाँ से रिलीज होगा और इसे जाकर बाइंड करना है यहाँ पर, कहाँ, मसल्स के ऊपर इसका रिसेप्टर होगा, और ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे मसल्स पे जाके क्या करता है, बाउंड करता है। और तब जाके मसल सेल्स को क्या करता है, सिग्नल देता है, और मसल्स यहाँ पे क्या करती है, कॉन्ट्रेक्शन का काम यहाँ पर होता है। अब माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो
इम्यून डिसऑर्डर के केस में क्या होता है कि ये जो यहाँ पर हमारी टी सेल्स हैं, टी सेल्स एंड जो बी सेल्स हैं, ये इम्यून सेल्स यहाँ पर पहचान नहीं पा रही है, ठीक है। इनने क्या करा, मसल सेल्स पर जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो हमारे ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं, जहाँ से एसिटाइल कोलिन मसल्स उसे रिसेप्ट करती हैं, उसे रिसेप्टर पे बाइंड करती हैं, उसके अगेंस्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, रिएक्टिविटी शो कर देता है। ये इम्यून सेल्स इन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को क्या कर देती हैं, डैमेज करने लग जाती है, इनके अगेंस्ट यहाँ पर एंटीबॉडीज बनने लग जाती है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस के केस में एंटीबॉडीज बन रही है किसके अगेंस्ट, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूरॉन तो लगातार सिग्नल भेज रहा है एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में, लेकिन मसल रिसीव नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि रिसेप्टर है ही नहीं, रिसेप्टर डैमेज हो गए हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार ब्रेन सिग्नल भेज रहा है कॉन्ट्रेक्शन के लिए, लेकिन मसल रिस्पॉन्स नहीं कर रही। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे झटके फील होने लग जाते हैं, मसल्स बार बार से कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनरिस्पॉन्स करने लग जाती हैं, पैरालिसिस के केसेस हो जाते हैं। तो माइस्थीनिया ग्रेविस भी यहाँ पर एक न्यूरॉन से रिलेटेड डिजीज है, जो कि हमारे ब्रेन फंक्शनिंग को भी इफेक्ट करता है, प्लस हमारे मसल्स को बुरी तरीके से इफेक्ट करता है। तो ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। एक और उदाहरण यहाँ पे आता है टाइप 1 डायबिटीज, जिसे कि डायबिटीज मेलाइटिस भी कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटस, दो तरह की डायबिटीज होती है, एक होती है डायबिटीज यहाँ पर डायबिटीज मेलाइटस, राइट, एंड दूसरी होती है डायबिटीज इंसिपिडस। ये जो डायबिटीज मेलाइटस होती हैं, ये होती हैं यहाँ पर इंसुलिन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस ये भी एक केस है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का, राइट। तो यहाँ पर भी मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब यहाँ पे क्या होता है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, यहाँ पर जो हमारी पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज जो हमारी ग्लैंड होती है, राइट, पेनक्रियाज जो ऑर्गन है, जो कि इंसुलिन यहाँ पर अल्फा एंड बीटा सेल्स होती हैं पेनक्रियाज में, ठीक है। यहाँ पे दो डिफरेंट तरह की सेल्स होती हैं, और अल्फा जो है यहाँ पर ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जो कि ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन में काम करता है। और बीटा सेल्स जो है, बीटा सेल्स हैं यहाँ पर इंसुलिन का सिक्रीशन करती है। इंसुलिन एक हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज को रेगुलेट करने का काम है, वो यहाँ पर इंसुलिन। और इंसुलिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे बॉडी के अंदर, जो कि मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, बॉडी की सारी फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है, ब्लड को इफेक्ट करता है। तो इंसुलिन यहाँ पर बीटा सेल्स के द्वारा बनाया जा रहा है पेनक्रियाज में। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इम्यून सेल्स हैं, वो इम्यून सेल्स क्या कर रही हैं, इम्यून सेल्स यहाँ पर टारगेट कर रही हैं, ठीक है, टारगेट कर रही है इन बीटा सेल्स को, इन बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। इनके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज बना रही हैं, इनके अगेंस्ट क्या कर रही है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है, वो इन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है। यहाँ पे एंटीबॉडीज के थ्रू, टी सेल्स के फंक्शंस के थ्रू इन्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अब मान लो बी सेल हमारे पेनक्रियाज में डिस्ट्रॉय हो रही हैं, इंसुलिन अब यहाँ पे बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या केस हो जाएगा, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में क्या होगा, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, उसे एक मतलब एक लेवल पे बनाए रखता है ब्लड ग्लूकोज को। लेकिन अब इंसुलिन है ही नहीं, तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि सेल के पास इंसुलिन इसे भेज नहीं पा रहा है, इंसुलिन है ही नहीं, तो लगातार ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ता चला जाएगा। उसी ब्लड में ग्लूकोज बनने की प्रोसेस क्या बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। अब यहाँ पे चूंकि ये इंसुलिन से रिलेटेड है, डायरेक्टली यहाँ पर बी सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और बी सेल डिस्ट्रॉय होने की वजह से इंसुलिन नहीं बन रहा है, इसलिए क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट है। ऐसे डायबिटीज जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, राइट। तो अब यहाँ पर इम्यून सेल्स जो है, इम्यून सिस्टम वो यहाँ पर ऑटो इम्यूनिटी कर रहा है बी सेल्स के अगेंस्ट, और बी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसकी वजह से डायबिटीज हो रही है, टाइप 1 डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज जो होती है, वो होती है डायबिटीज इंसिपिडस, जो कि इंसुलिन इंडिपेंडेंट होती है। वहां पर जो होता है, वो इंसुलिन के रिसेप्टर डैमेज हो जाते हैं। इंसुलिन जो इम्यून सिस्टम है, वो इंसुलिन को टारगेट नहीं कर रहा है, वहां पे इंसुलिन के रिसेप्टर को टारगेट किया जा रहा है। इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन रिसेप्टर इंसुलिन जाके बाइंड नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में भी डायबिटीज हो जाएगी, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज तो बढ़ रहा है, इंसुलिन तो बढ़ रहा है, लेकिन जो सेल्स है वो ग्लूकोज यूज नहीं कर पा रही है। तो ये हमने कॉमन यहाँ पर ऑटो इम्यून
जो है डिजीज़ को डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली यहाँ से हर जगह क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि आखिर कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो ऑटो इम्यूनिटी को, हमारे सिस्टम को ट्रिगर करते हैं कि वो हमारे सेल्फ एंटीजन पर अटैक करें। तो मेन यहाँ पे होता है डाइट। जो भी हम खाना पीना आजकल का हो गया है, इतना बाहर का हम फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। ओबेसिटी, जो मोटापा है, वो भी यहाँ पर ऑटो इम्यूनिटी को ट्रिगर करता है। स्मोकिंग, स्मोकिंग के अंदर भी यहाँ पे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं और हमारे सेल्फ एंटीजन और जो फॉरेन एंटीजन है उन्हें डिस्क्रिमिनेशन की प्रोसेस में यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। और इसी वजह से ऑटो इम्यूनिटी को, ऑटो इम्यून डिजीज देखने को मिलती है। बहुत सारे इन्फेक्शन से, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए, ये भी कुछ ऐसे केमिकल्स एंटीजन्स रिलीज करते हैं जो कि हमारे ही इम्यून सिस्टम को हमारे ही अगेंस्ट काम करने के लिए मजबूर करते हैं। म्यूकोजल माइक्रोफ्लोरा, जो भी हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो हमारे सिस्टम में हेल्प करते हैं, वो भी कभी कभी यहाँ पर हमें ऑटो इम्यूनिटी के लिए ट्रिगर करते हैं। ये सारे जो रीजंस हैं, ये ऑटो इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, ऑटो इम्यूनिटी को बढ़ावा देते हैं। ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो जो हमें हमारा इम्यून सिस्टम है, उसे हमारे ही एंटीजन्स, हमारे ही ऑर्गन्स के खिलाफ क्या करते हैं, भड़काने का काम करते हैं बस। तो हमें हमारे डाइट पे फोकस करना चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल हमारी बॉडी को नुकसान ही पहुंचाता है। इन्फेक्शन के लिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो हमें सावधानी बरतने से ही हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। और बस जागरूक रहिए और अपने आप का बचाव कीजिए। सो थैंक यू फॉर joining me, and subscribe Soul by Swati for more interesting biology content. Thank you.